हाय हेलो एवरीवन। दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। एल&टी फाइनेंस एंड एमसीएक्स दोनों के Q2 के रिजल्ट आए हैं एंड उसके साथ में हम अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है इनके स्टॉक्स के अंदर। एल&टी फाइनेंस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो एल&टी फाइनेंस का बिजनेस मॉडल जो है ये एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, डाइवर्सिफाइड लेंडर है। अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो एक काफी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हर एक फ्रंट पे, चाहे ग्रोथ हो, लोन बुक का एसेट क्वालिटी हो, आरओई का नंबर हो। हर एक फ्रंट पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्लस एक और अच्छा बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ इनके साथ में, लास्ट ईयर जो इनके करंट एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर सुदीप्ता रॉय, उन्होंने इनको ज्वाइन किया एंड इनको इंडस्ट्री में अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में डीलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने काफी साल, काफी लंबा टाइम स्पेंड किया है अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए। एंड उनको एग्जैक्टली आइडिया है कि किस तरीके के पैरामीटर्स, क्या मॉडल्स बिल्ड करना जरूरी होता है एक लेंडर को अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। वहां से कंसिस्टेंसी और बढ़ी है, प्लस इनके ईल्ड वगैरह के नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आया है। इनका रिजल्ट एंड जो कंपनी ने कुछ टाइम पहले अपना एक गाइडेंस शेयर किया था कि मैनेजमेंट किस तरीके के टारगेट कर रही है अगले 2-3 सालों के लिए, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इनका ये लक्ष्य 2026, इन्होंने अगले 2-3 साल का एक पूरा विजन शेयर किया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे कंपनी काम करना चाह रही है, कहाँ पे ग्रोथ देख रही है। इसके अंडर इन्होंने ये 3-4 चीजों पे बात करी थी जो इनका मेन विजन है। सबसे पहला फोकस क्या था, रिटेलाइजेशन। रिटेलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एल&टी फाइनेंस, अगर आप इनका 2-4 साल पहले का पोर्टफोलियो देखोगे लोन का, तो मेजरली ये एक होलसेल लेंडर था। मतलब होलसेल कॉर्पोरेट्स को ज्यादातर लोन देता था। इंफ्रा में काफी लोन दिए हुए हैं इन्होंने, रियल स्टेट में लोन दिए हुए हैं पास्ट में, और उनमें एनपीएस का बहुत बड़ा हिट लगा इस कंपनी को, इस एनबीएफसी को। देन इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करी और 2 साल पहले इन्होंने, मतलब FY22 में ये विजन शेयर किया कि FY26 तक इनको अपने लोन बुक का 95% जो है वो रिटेल लोन बुक करना है। यानी होलसेल कॉर्पोरेट लोन जो है उसको लगातार कम करना है और रिटेल लोन बुक के ऊपर फोकस करना है। अब रिटेल लोन बुक को फोकस करने के साथ में ग्रोथ पे भी कंपनी ने काफी सॉलिड गाइडेंस दिया था। इनका कहना है कि 25% या उससे ज्यादा की ग्रोथ हम टारगेट करेंगे अपने रिटेल बुक के अंदर। तीसरा टारगेट क्या था कि कंसोलिडेटेड लेवल पे एसेट क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करना है। मतलब ग्रॉस एनपीए 3% से नीचे लेके आना है और नेट एनपीए 1% से नीचे लेकर के आना है। एंड लास्टली जो कंपनी का गाइडेंस था वो था आरओए के नंबर पे, जो ये टारगेट कर रहे थे 2.8 से 3% के बीच में। ये इन्होंने FY22 में ये सारे गाइडेंस दिए थे कि अगले 4 साल में इन पैरामीटर्स पे हमको काम करना है। अब उस टाइम पे कंपनी की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है, इससे हमको समझ में आएगा कि इनका इंप्रूवमेंट किस लेवल का हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। जब इन्होंने ये गाइडेंस दिया तब इनका जो टोटल लोन बुक में रिटेल बुक था वो सिर्फ 51% था। आज कितना है, 96% कंपनी का जो लोन बुक है वो रिटेल बुक है। मतलब गाइडेंस तो FY26 का है, लेकिन गाइडेंस से पहले ही इस नंबर को कंपनी ने अचीव कर लिया है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, रिटेल बुक की ग्रोथ। कंपनी ने बोला 25% या उससे ज्यादा की रेट से ग्रो करेंगे। उस टाइम पे सिर्फ 10% की ग्रोथ थी। आज कंपनी का रिटेल लोन बुक 28% से ग्रो कर रहा है। अगेन यहां पे भी गाइडेंस को ओवर अचीव किया कंपनी ने। एसेट क्वालिटी पे बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए का टारगेट था 3% से नीचे लाना है। उस टाइम पे ग्रॉस एनपीए था 4% के आसपास, 4% से भी ज्यादा। आज कंपनी का ग्रॉस एनपीए है 3.19%। अगेन मतलब बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी में ये कंपनी मूव कर रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ग्रॉस एनपीए इनका 3% से नीचे आ जाना चाहिए FY26 से पहले पहले। लास्टली अगर हम आरओए पे बात करें तो टारगेट था 2.8 से 3%। उस टाइम पे था सिर्फ 1.33%। आज आरओए है कंपनी का 2.60%। मतलब आरओए कंपनी का डबल हो गया सिर्फ 2 साल के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये नंबर भी कंपनी अपने टाइम से पहले ही अचीव कर लेगी। ये स्लाइड देखकर ही हमको आइडिया लगता है कि एल&टी फाइनेंस ने पिछले 3-4 सालों में किन चीजों के ऊपर काम करा है और कितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ी है इस लेंडर की। इसीलिए मार्केट में काफी ज्यादा डिस्कशन होता है इस एनबीएफसी के ऊपर कि इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट के बाद भी वैल्यूएशन इसके क्यों अभी भी बहुत कम है अगर हम इसको बाकी एनबीएफसी से कंपेयर करते हैं। देन इनका अगर हम ये पूरा इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड देखें तो मार्जिन से देख के आपको बहुत क्लियर आइडिया आएगा कि रिटेल पोर्टफोलियो जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक लेंडर के लिए। जब एल&टी फाइनेंस का कॉर्पोरेट होलसेल का बुक था, सिर्फ 6.5% के मार्जिन होते थे इस कंपनी के। आज इनका जो मार्जिन है वो 9% का है। मतलब इतना सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है सिर्फ पिछले 2 साल के अंदर। देन इसके साथ में क्रेडिट कॉस्ट आप देखो तो 3%। मतलब सबसे खराब चीज है एक लेंडर के लिए
कि मार्जिन इतना कम है और उसके ऊपर से 3% आपका क्रेडिट कॉस्ट के अंदर जा रहा है। तो ये सबसे खराब चीज है। आज अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो 2.5% के आसपास का इनका क्रेडिट कॉस्ट है। यानी मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ, क्रेडिट कॉस्ट में रिडक्शन हुआ, इसीलिए आपका पूरा एफिशिएंसी जो है वो उसमें इतना सॉलिड इंप्रूवमेंट हुआ। देन प्रॉफिट का नंबर आप देखो तो जो 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी का FY22 के अंदर, आज कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ है। यानी 2 साल में पैट डबल हो गया, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ और एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती गई कंपनी की। सो ये पूरा इंप्रूवमेंट का ट्रेंड हमको पता चल रहा है इस कंपनी का, एंड इससे हमको क्लियरली कॉन्फिडेंस आता है कि जैसा अभी तक ये परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत हाई चांस है कि कंपनी अपना ये जो लक्ष्य 2026 इन्होंने टारगेट रखा है उसको ये कंपनी इजीली ओवर अचीव कर लेगी। देन इसके बाद Q2 के रिजल्ट की बात करते हैं तो L&T फाइनेंस का जो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 17% से ग्रो हुआ है सेकंड क्वार्टर के अंदर। ठीक है ग्रोथ पैट के अंदर। ROE का नंबर अगर आप देखोगे तो 2.60% है। ये लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में थोड़ा सा गिरा है। क्यों गिरा है? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का बढ़ गया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। देन इनका जब लोन बुक देखोगे आप तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला तो आपको देखना है रिटेल बुक, दूसरा आपको देखना है कंसोलिडेटेड बुक। अब जब आप कंसोलिडेटेड बुक देखोगे L&T फाइनेंस का तो आपको ग्रोथ दिखेगा 18%। वैसे ये पहला ऐसा क्वार्टर है L&T फाइनेंस का पिछले पिछले इतने सारे क्वार्टर्स में जहां पे इतनी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है इनके ओवरऑल लोन बुक के अंदर। तो हमको एज ए इन्वेस्टर किस पे फोकस करना है? इनकी रिटेल बुक के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो क्लियरली बोल रहा है कि हमको रिटेल लेंडर बनना है। हमारा 95% जो बुक है आज के टाइम पे वो रिटेल लेंडर हो गया, रिटेल बुक हो गया है और आगे हमको इसको इसी को कंटिन्यू रखना है। तो L&T का जो फ्यूचर है वो उसकी रिटेल बुक पे डिपेंड करता है। सो इसकी ग्रोथ को हमको क्लोजली मॉनिटर करना है। 28% का ग्रोथ आया है इसके अंदर, ये भी अच्छा है। देन मार्जिन का नंबर भी आप देखोगे तो 9% पे आया है कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी की कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। सो ऐसा टाइम है जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लेवल पे है। हर एक NBFC बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम करने में सक्सेसफुल हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। इनफैक्ट इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बहुत सॉलिड हो गई है। L&T फाइनेंस का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखोगे तो AAA रेटिंग मिली है L&T फाइनेंस को, बिकॉज फंडामेंटल्स इतने सॉलिड हुए हैं इस NBFC के पिछले कुछ सालों के अंदर। देन जैसे हमने बात करी क्रेडिट कॉस्ट का नंबर कंपनी का थोड़ा सा बड़ा है, इस पे और अभी आगे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। मतलब L&T फाइनेंस का अगर आप लोन बुक देखोगे तो एक बहुत बड़ा पार्ट है इनके लोन बुक में जो ये माइक्रो फाइनेंस के अंदर देते हैं। तो ये कोई पूरा सिक्योर लोन बुक नहीं है L&T फाइनेंस का। इनका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रूरल माइक्रो फाइनेंस के अंदर आता है। अब माइक्रो फाइनेंस में हमको सबको पता है कि पूरे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, चाहे बैंक हो या NBFC हो, सबके NPA की बहुत बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है। अभी प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट उनके 4% तक जा रहे हैं और प्रॉफिट तो सबका घटता ही जा रहा है। सो ऐसे सिनेरियो में L&T फाइनेंस का जो ये आप ये कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देख रहे हो 99.45% का, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी की। इसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजी है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अभी जो कंपनी आगे आने वाले क्वार्टर्स में जो ये नई चीजें कर रहे हैं, सो इन्होंने एक अंडरराइटिंग मॉडल अपना डेवलप किया है। इनकी मैनेजमेंट का कहना है इंडस्ट्री में सबसे पहला हमने ऐसा मतलब इंटरनली ऐसा अंडरराइटिंग का मॉडल बिल्ड किया है जो AI और ML बेस्ड है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके इन्होंने अंडरराइटिंग मॉडल्स यूज किए हैं, बिल्ड किए हैं अपने, जिसको कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अब लोन अंडरराइटिंग के लिए यूज करेगी। इसमें होगा क्या? सो कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स है इसके थ्रू, AI और ML के थ्रू हम कोई भी जो बोरोवर है जिसको हम लोन देने वाले हैं उसका पूरा डेटा जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा और सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रेट मतलब क्या कि उसका क्रेडिट ब्यूरो में जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन उसके साथ में उसका पास्ट का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एसेट क्वालिटी को लेकर के वो भी आ जाएगा। इसके साथ में उसकी करंट लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या है कि उसके कितने बैंक अकाउंट है और वहां पे कितना डिपॉजिट पड़ा है। उसके साथ में उसका स्पेंडिंग पैटर्न किस तरीके का है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो खर्चा करता है, कितना कितना अमाउंट का खर्चा करता है एंड कितना EMI उसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। सो ये सारा डेटा कंपनी कह रही है कि इस मॉडल के थ्रू हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा एंड वहां से हम बहुत इजीली असेस करते हैं कि किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है एंड स्कोरिंग हो जाएगी हर एक बोरोवर की उसके बेसिस पे, जिसके बेसिस पे कंपनी का कहना है कि हमारा जो
क्रेडिट कॉस्ट है या जो हमारा एसेट क्वालिटी है वो आगे जाके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही यही पॉइंट होता है कि जब इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लीडर आपकी टीम को ज्वाइन करता है तो ऑफकोर्स इस तरीके की चीजें आप देखते हो कि कंपनी और ज्यादा एफिशिएंट होती जाती है। सो ये अभी इन्होंने करना स्टार्ट किया है। देन अभी रिसेंटली जो क्रेड प्लेटफॉर्म है आपका, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के का जो प्लेटफॉर्म है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है उनके कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने के लिए। सो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम क्रॉस सेल और अपसेल रेशियो जो है अपना उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, सो दैट हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बनेगा वहां से। तो ये सारी चीजें कंपनी अभी कर रही है। देन इसके साथ में इनका कुछ जो इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ रहा है, जो स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जैसे हमने ये मॉडल डिस्कस किया कि ये कंपनी मॉडल अभी बना रही है, इसको हर एक क्वार्टर में अभी ये यूज करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग क्रेडिट कस्टमर्स हैं, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स हैं, उनका कैसा स्कोरिंग रहेगा, ये सब कंपनी यहाँ से डील करेगी। सो ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया कि एल फाइनेंस का माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। अब माइक्रो फाइनेंस में लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, तो जो एमफिन रेगुलेटरी बॉडी है माइक्रो फाइनेंस की, उन्होंने ये रेगुलेशन निकाला था कि कोई भी एक बोरोवर जो है वो मैक्सिमम 4 ही लेंडर से लोन ले सकता है, और अगर वो 4 से ज्यादा लेंडर से लोन लिया हुआ है उसने, तो लेंडर्स को उसको लोन देना बंद करना पड़ेगा, उसका डिसबर्समेंट बंद करना पड़ेगा, फ्रेश डिसबर्समेंट उसको नहीं होगा। दूसरा रेगुलेशन क्या लाया कि कोई भी एक पर्टिकुलर बोरोवर का मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो 2 लाख तक ही होगा। अब इसमें हमने लास्ट क्वार्टर में बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी का कॉन कॉल पढ़ा, और ऑलमोस्ट हर एक एनबीएफसी ने बोला कि इसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमको नए कस्टमर को फास्ट पेस से एक्वायर करना पड़ेगा, प्लस कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ पे भी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे सीए ग्रामीण का आप देख सकते हो, सिर्फ 12% का ग्रोथ आया उसका इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन एल फाइनेंस ने मतलब प्रूडेंटली इस पार्ट को उन्होंने पहले से ही फॉलो किया हुआ है। तो अगर आप एल फाइनेंस का माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो देखोगे, तो इस कंपनी के पास 40% जो लोन बुक है इनके माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का, वो उन कस्टमर से है जिन्होंने सिर्फ एल फाइनेंस से लोन लिया है। सो ये एक तरीके की क्वालिटी दिखा रहा है हमको इस कंपनी के माइक्रो फाइनेंस की पोर्टफोलियो में। सिर्फ 5.5% के आसपास इनका टोटल लोन बुक है जो उन बोरोवर से आता है जिन्होंने 4 से ज्यादा लेंडर से लोन लिया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, अपने यील्ड को बढ़ाने के लिए, मतलब लोअर रिस्की सेगमेंट में एंटर जरूर किया, लेकिन रिस्क जो है वो इन्होंने कैलकुलेटिव लिया। सो रिटेल सेगमेंट में तो जरूर गए हैं, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जरूर गए हैं ये कंपनी, लेकिन क्वालिटी को इन्होंने और ज्यादा इंप्रूव किया है। वहां पे ऐसा नहीं कि किसी को भी लोन दे रहे हैं ये। तो इसीलिए आज का जब हम सिनेरियो देख रहे हैं, जब बाकी प्लेयर्स का एनपीए बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, वहां पे एल फाइनेंस जो है वो अभी भी एसेट क्वालिटी को इतना स्टेबल रखे हुए है, कलेक्शन एफिशिएंसी अभी भी इस कंपनी की इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। देन इसके साथ में इनका मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी का ट्रेंड अगर आप देखोगे पिछले 1 साल का, तो कंसिस्टेंटली 99% पे अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी को कंपनी ने मेंटेन रखा हुआ है। देन इनका ये फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस का, फार्म फाइनेंसिंग का भी बिजनेस है। उसके साथ में टू व्हीलर फाइनेंसिंग का भी बिजनेस है। अब टू व्हीलर फाइनेंसिंग में कंपनी क्या करती है, प्राइम कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। पहले आप देखोगे तो 37% कस्टमर जो थे वो इनके प्राइम थे, अब 60% कस्टमर प्राइम है। अब प्राइम कस्टमर हैं तो उसके साथ में इन्होंने टिकट साइज भी बढ़ा दिया है, बिकॉज अगर कस्टमर अच्छी क्वालिटी का है तो आप हायर टिकट साइज पे भी लोन दे सकते हो, क्योंकि एनपीए का चांस तो बहुत कम हो जाता है वहां पे। उसके उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर, एसेट क्वालिटी का नंबर अच्छा है। देन ये 2-4 प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए, होम लोन का एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, और इसमें भी डिसबर्समेंट ग्रोथ वगैरह का नंबर काफी अच्छा आ रहा है कंपनी का। देन उसके साथ में ब्रांडिंग वगैरह पे कंपनी लगातार काम कर रही है। ये एयूएम ग्रोथ हमने देखा कि 28% के आसपास रिटेल फाइनेंस का ग्रोथ है टोटल। ये इनका रूरल का पूरा कलेक्शन एफिशिएंसी का डेटा है। तो पिछला 1.5 साल का अगर आप डेटा देखोगे, एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है एल फाइनेंस का जहां पे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 98% भी आया हो इनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर। हम देख रहे हैं कि सबका एनपीए बढ़ रहा है, लेकिन इस कंपनी ने इतना स्ट्रांग होल्ड रखा हुआ है अपने कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर। इस पार्ट पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देन अर्बन फाइनेंस पोर्टफोलियो हो या पर्सनल लोन हो, सब में एसेट क्वालिटी स्टेबल है इस कंपनी की, कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखता नहीं है। ग्रॉस एनपीए लेवल पे इस क्वार्टर के अंदर एक छोटा सा इंक्रीज देखने को मिला है हमको। इनका ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर में 2.79% था, बट इस क्वार्टर में ये 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है, 2.84% का ग्रॉस एनपीए आया है कंपनी का। ऑल्दो प्रोविजनिंग अच्छे हैं, इन्होंने रखे हुए हैं, 71% के आसपास का प्रोविजनिंग है। ये ओवरऑल रिजल्ट एंड पूरा इंप्रूवमेंट का ट्रेंड हमने डिस्कस किया एल फाइनेंस का।
लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, 28% है, मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, आरओए का नंबर भी एज अ रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ है, आरओई भी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का कम लगेगा आपको, लेकिन वो इंप्रूविंग ट्रेंड में है, 12% के आसपास का आरओई है, एंड आई थिंक 90 बेसिस पॉइंट का उसमें इंप्रूवमेंट आया कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अंडर वैल्यूड भी लग रहा है, वैल्यूएशन काफी कम है, 1.7 का प्राइस टू बुक है इसके स्टॉक का, जबकि एनबीएफसी का जैसे हमने डिस्कस किया कि यूजुअली 3 से 3.5 का उनको प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन मिलता है। एक छोटा सा कंसर्न क्या लग रहा है इस कंपनी के साथ में कि जो ग्रॉस एनपीए इनका इस क्वार्टर में बढ़ा है, मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया है, जो स्ट्रैटेजी है इनकी वो काफी अच्छी है, अपने अंडरराइटिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन ये जो 5-10 बेसिस पॉइंट का जो इनका इंक्रीमेंट हुआ है इनके एनपीए के अंदर, और क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 15% से बढ़ा है, सो वो थोड़ा सा एक लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी के साथ में, क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स एनबीएफसीज देखे हैं जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के अंदर थे, अंडर वैल्यूड लग रहे थे, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद ही उनका एनपीए सडनली बढ़ना शुरू हो गया आज के टाइम पे। सो एल फाइनेंस उनसे बहुत अच्छा कर रहा है, नो डाउट, बट आई फील कि एक बार मैनेजमेंट का थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए इस क्वार्टर में कॉन कॉल में, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है, कंपनी का एनपीए इंप्रूव होता है, तब तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट बनता है, री रेटिंग का बहुत सॉलिड चांस है, क्योंकि सिर्फ 1.7 का प्राइस टू बुक है, तो ये प्राइस टू बुक एटलीस्ट इनका 3 या 3.5 तक जाना चाहिए, जिस जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव करते हुए। बट थोड़ा सा वेट करना आई फील बेटर रहेगा, ट्रैक इसको करते रहेंगे, कॉन कॉल भी इसका डिस्कस करेंगे, जिससे काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेगा हमको कंपनी के आउटलुक के बारे में। सो ये था एल फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट का दूसरा सबसे हाई ग्रोथ प्लेयर एमसीएक्स के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो एमसीएक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, तो जैसे आप बीएसई को देखते हो, एनएसई को देखते हो, ये क्या है, ये एक्सचेंज है, यहाँ पे सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, स्टॉक्स का ट्रांजैक्शन होता है, एफ एंड ओ होता है, ट्रेडिंग होती है, सो ये सारा इन दोनों एक्सचेंज के ऊपर होता है। सिमिलरली एमसीएक्स भी एक एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, तो जितने भी आप कमोडिटीज देखते हो, मेजरली सारी कमोडिटीज का ट्रेडिंग जो है वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इनका सारा का सारा ये ट्रेड होता है। कंपनी अपने इस सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है। अब इनका बिजनेस का प्रॉब्लम क्या हुआ था, लास्ट ईयर तक मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा था एक्चुअली, बट इनका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। सो क्योंकि एक ये जो ट्रेडिंग बिजनेस, ये जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेस होते हैं जिसमें सीडीएसएल, कैम्स के, फिनटेक, बीएसई, एनएसई ये सब आते हैं, इनका सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो इनके आईटी के ऊपर लगता है, इनके आईटी इंफ्रा के ऊपर लगता है, बिकॉज रियल टाइम में ट्रेड हो रहा है, सेटलमेंट करना है, जो जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, उसको वो सारा रियल टाइम में डेटा शो होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत कॉस्ट लगता है, आपको बहुत कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को। सो इनका जो आईटी का सॉफ्टवेयर है वो बनाने का जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो 63 मून टेक्नोलॉजीज जो आईटी कंपनी है उसको दिया था उन्होंने। अब उसके बाद इनका उनके साथ में कुछ थोड़ा बहुत इशू हुआ, वो जो सॉफ्टवेयर का जो टाइमलाइन था वो डिले पे डिले होता गया, और वहां पे क्या हुआ कि कंपनी का कॉस्ट बढ़ता गया, बिकॉज जितना ज्यादा आपका टाइम लगेगा आईटी सॉफ्टवेयर बनने में, आपको कंसिस्टेंटली वेंडर को तो पे करना ही पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट अननेसेसरी जाता जा रहा है। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक सेकंड थर्ड क्वार्टर के अंदर इनका सडनली एक क्वार्टर में कंपनी ने अनाउंस किया कि जो हमारा आईटी का कॉस्ट है, जो पहले 60 करोड़ जाता था, अब वो 80-85 करोड़ जाएगा। तो बीच में एक्चुअली इनका टीसीएस के साथ में भी प्लान चल रहा था कि टीसीएस को मे बी ये सॉफ्टवेयर का जो काम है वो टीसीएस को दे देंगे उस कंपनी से शिफ्ट करके, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था, और प्लस जिस कंपनी से आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है उसको आप और ज्यादा कॉस्ट पे कर रहे हो, 60 करोड़ से सीधे आई थिंक 80-90 करोड़ का इन्होंने बढ़ा दिया था अपना आईटी का कॉस्ट। सो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट था इस बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू आई थिंक 500 सवा 500 करोड़ के आसपास था, और ये मतलब जितना रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो एनुअली, ऑलमोस्ट उतना खर्चा आप अपने सिर्फ आईटी इंफ्रा के ऊपर करने जा रहे हो। सो पूरा आपका नेट बिजनेस जो है वो लॉस में जाने वाला है, और वहां से काफी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट भी मिला था इसके स्टॉक को, मतलब काफी सॉलिड करेक्शन हुआ था स्टॉक के अंदर। सो लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वो फेज बिल्कुल खत्म हो चुका है, कंपनी का सॉफ्टवेयर वगैरह पूरा रेडी है पूरी तरीके से। अब टॉप लाइन तो कंपनी का उस टाइम पे भी कंसिस्टेंटली 30-35% के रेट से ग्रो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम जो था वो कंपनी के मार्जिन और नेट प्रॉफिट के अंदर था, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में आ गई थी। मतलब नेट लॉस तो अलग चीज है, ऑपरेशनली लॉस जा रहा था क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया था कंपनी का। आज का क्या सिनेरियो है कि वो सारा चीज हो चुका है, सॉफ्टवेयर आ गया है,
अब कंपनी का जो मार्जिन है उसमें सुपर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है हमको, एंड इसकी वजह से जो अर्निंग ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेस पे ग्रो हो रही है इस कंपनी की। सो इनका रिजल्ट देखते हैं। एक तो सबसे पहले कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने नंबर्स किस तरीके के लॉन्च किए। तो Q2 का रिजल्ट देखोगे अगर आप इस कंपनी का, सो इन इन बिजनेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, डेली टर्नओवर। बीएससी का बिजनेस हो, एनएससी का बिजनेस हो, काफी हद तक सीडीएसएल का भी बिजनेस जो है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो एमसीएक्स का अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो 44% की ग्रोथ है फ्यूचर्स में, और 125% की ग्रोथ है ऑप्शंस के अंदर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इस कंपनी का ऑप्शंस में ग्रोथ तो आ रहा था, पहले भी आ रहा था, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर पिछले कुछ सालों में कंपनी की ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी, फ्यूचर के वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर से आई डोंट नो, मे बी इन्होंने जो प्लेटफॉर्म अपग्रेड किया है वो एक बड़ा रीजन हो सकता है, कंपनी के फ्यूचर्स में भी 44% की ग्रोथ आ रही है। सो अब क्या हो गया कि दोनों इंजन कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड दिखता है इस बिजनेस का। इसकी वजह से हुआ क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 73% पे ग्रो हो रहा है अब। सो जैसे हमने बात करी कि ग्रोथ में लास्ट ईयर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, 25-30% पे ये बिजनेस ग्रो कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं तो कंपनी का टॉप लाइन जो है वो 73% पे ग्रो कर रहा है। देन प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर लॉस था 19 करोड़ का, इस साल कंपनी ने 154 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q2 के अंदर। अगर हम H1 की बात करें, मतलब ये जो फर्स्ट हाफ अभी तक कंप्लीट हुआ है FY25 का, इसमें भी रेवेन्यू ग्रो हुआ है 67% से, और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पिछले साल फर्स्ट हाफ में लगभग 1 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, इस साल कंपनी 265 करोड़ का पैट ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुकी है FY25 के फर्स्ट हाफ के अंदर। सो बहुत सॉलिड अर्निंग ग्रोथ आ रही है कंपनी की। अगर हम टर्नओवर भी देखें, कंपनी का बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, चाहे वो F&O के नंबर्स हो, इनफैक्ट मार्केट शेयर भी कंपनी का इंटैक्ट है। सो जैसे हमने डिस्कस किया कि काइंड ऑफ मोनोपोली है इनकी कमोडिटी सेगमेंट, कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर 98% का मार्केट शेयर है कंपनी का फ्यूचर्स में। देन अगर हम कमोडिटी में भी अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो सिर्फ एक एग्री कमोडिटी ऐसा सेगमेंट है जहां पे सिर्फ 2.5% का मार्केट शेयर है एमसीएक्स का। अदरवाइज चाहे आपके प्रीशियस मेटल्स हो लाइक गोल्ड सिल्वर, या आपकी एनर्जी हो, बेस मेटल्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, सब में इस कंपनी का 100% का मार्केट शेयर है। तो एक तरीके की मोनोपोली वाला बिजनेस है। वही जैसे हमने सीडीएसएल को डिस्कस किया था, सीडीएसएल का तो फिर भी डिपॉजिटरी में 77% का मार्केट शेयर है, ये कंपनी तो ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में 99-100% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो जो ग्रोथ टेलविंड है वो काफी स्ट्रांग लगती है इसी वजह से इस कंपनी की। देन इसके साथ में इनका ये मेंबर्स वाला अगर आप स्लाइड देखोगे, 544 मेंबर्स हैं, 35,000 ऑथोराइज पर्सन हैं। तो ये क्या होते हैं, मेंबर्स आपके बेसिकली होते हैं जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। एपीज आपके हो गए जो सब ब्रोकर्स वगैरह हैं। तो एक्चुअली ये नंबर पिछले कुछ क्वार्टर में इस कंपनी के लिए नीचे जा रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इस पे इनके कॉन कॉल में ये क्वेश्चन इनको पूछा गया था कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब जो आपके आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं ब्रोकर्स वगैरह जो हैं, अगर उनका नंबर कम होता जा रहा है तो क्या आगे चल के आपकी ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस पे बहुत अच्छा आंसर दिया इनकी मैनेजमेंट ने। सो मैनेजमेंट का कहना है कि बेसिकली अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री को देख रहे हो तो सेबी आरबीआई का जो लगातार रेगुलेशन जो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं वो, उसकी वजह से जो वीकर और जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो छोटे ब्रोकर्स हैं, वो लगातार इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा आपको जो मेंबर्स वाला नंबर है वो तो कम दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल पार्टिसिपेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो एक बड़ा ब्रोकर था, फॉर एग्जांपल वो 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता था एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, अब क्योंकि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो रहा है तो वही सेम ब्रोकर 150-200 पार्टिसिपेंट लेकर आता है हमारे लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, बड़े प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ गया, लेकिन एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया। तो कंपनी कह रही है कि ओवरऑल जो आपको हमारा ग्रोथ ट्रेंड देखना है, वो आपको देखना है एवरेज डेली टर्नओवर से और आपका वॉल्यूम नंबर से। वो दोनों ही नंबर चाहे फ्यूचर्स के हों या ऑप्शंस के हों, हाई बेस पे ग्रो करते जा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रोथ को लेकर के कोई कंसर्न बिल्कुल नहीं दिखता है कंपनी को। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। देन मार्जिन जैसे हमने डिस्कस किया, कंपनी के लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप इनका पी मल्टीपल देखोगे करंट लेवल पे तो वो काफी इन्फ्लेटेड लगेगा, 96-97 के आसपास का पी मल्टीपल है इसके स्टॉक का। बट वो क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत खराब परफॉर्मेंस गया था कंपनी का, अर्निंग आई थिंक लॉस में भी था कंपनी।
सो इसीलिए वो हमको इन्फ्लेटेड दिख रहा है पीई रेशियो। अगर हम करंट ग्रोथ ट्रेंड को पकड़ें, क्योंकि कंपनी ने 260 करोड़ का प्रॉफिट तो फर्स्ट हाफ में ही कर दिया है, सेम ट्रेंड अगर हम पकड़ते हैं कंपनी के सेकंड हाफ का और थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, मतलब कंपनी का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट ग्रोथ देखोगे तो वो भी बहुत सॉलिड है। 111 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, 150 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। लेकिन अगर हम यहाँ से इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनके इनके पैट के अंदर, और सेम ग्रोथ ट्रेंड रहता है, स्टिल इनका जो फॉरवर्ड FY25 का पीई मल्टीपल आता है वो अराउंड 60-65 के बीच में आता है। तो चाहे आप CDSL को ले लो या आप कैम्स को ले लो, के फिनटेक को ले लो, इन सारे स्टॉक्स के जो पीई मल्टीपल है वो करंटली इसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं 60-65 के अंदर। सो ये पूरा जो स्पेस है कैपिटल मार्केट का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड नजर आता है करंट लेवल के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, रिटेल आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम MCX के 2-3 और ग्रोथ लीवर की बात करें तो एक तो सेबी ने कुछ टाइम पहले जो FPIs होते हैं आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनको भी अलाउ किया है कि वो MCX के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अभी वो सिर्फ कुछ सेगमेंट्स में ही ट्रेड कर रहे हैं, आगे चल के वहां से भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर आएगा जब उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर और डेरिवेटिव्स के अंदर ग्रो करेगा। दूसरा, MCX जो है वो एग्री कमोडिटी में इनका सिर्फ 2.5% का मार्केट शेयर है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली उस मार्केट शेयर को इंप्रूव करने पे फोकस कर रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जैसे कोई सनफ्लावर सीड ऑयल ये लॉन्च कर रहे हैं, गोल्ड का ये 10 ग्राम वाला कुछ ऐसा ट्रेडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो वहां से मार्केट शेयर और इंप्रूव होगा, तो काफी सॉलिड ग्रोथ टेलविंड लगता है इस बिजनेस के अंदर। सो अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा ग्रोथ यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिसेंट बेट लगता है, बिकॉज फॉरवर्ड पी अभी भी वही 60-65 का नजर आता है, लेकिन बिजनेस 70-80% पे ग्रो कर रहा है। तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है कंपेयर टू L&T फाइनेंस करंट लेवल के ऊपर। इसका कॉन कॉल भी थोड़ा सा हम जल्दी डिस्कस करेंगे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है इसके अंदर। एंड आई बिलीव कि कल के दिन में हम एक अच्छा अपसाइड भी देख सकते हैं इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज रिजल्ट बहुत सॉलिड आए हैं कंपनी के। एंड एनीवे हमको तो लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है, सो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ वापस आ गई है और सुपर एक्सपेंशन चल रहा है मार्जिन्स का। सो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।